हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टारगेट एमपीपीएससी नो मक्कारी चैनल में। आई होप आप सब अच्छे से हैं, अपना टाइम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेंस राइटिंग के पर्पज़ से ये चैनल स्टार्ट किया गया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। एमपीपीएससी के 2016 के चल रहे हैं ये। 2014 और 15 के 3 मार्कर कंप्लीट हो चुके हैं। 6 मार्कर और 15 मार्कर को अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है। पहले हम सारे 3 मार्कर कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद 6 मार्कर और उसके बाद 15 मार्कर को लेंगे। ये हमारा पार्ट 42 है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। पेपर फर्स्ट का पार्ट बी है। पेपर फर्स्ट का पार्ट ए मैं इससे पहले अपलोड कर चुकी हूँ। एक पेपर में अपने 15 3 मार्कर्स होते हैं, जो पूरे क्वेश्चन आज अपन इसमें कवर करेंगे। चलते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की अवस्थिति बतानी है। मतलब मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का पठार कहाँ अवस्थित है, उसकी स्थिति क्या है। बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, मध्य भारत के पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में है। पहले तो जो मध्य प्रदेश है अपना, उसके उत्तरी भाग में है। दूसरा, मध्य भारत का पठार जो है उसके पूर्वी भाग में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। ठीक है। इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं, जैसे दतिया, टीकमगढ़, अशोकनगर, छतरपुर, इनका पूरा संभाग आता है। ये पूरे पूरे बुंदेलखंड के पठार में आते हैं। और सागर पन्ना का कुछ भाग आता है इनमें। सागर पन्ना का थोड़ा थोड़ा भाग आता है किसमें, बुंदेलखंड के पठार में। कुछ नदियाँ विशेष बहती हैं, जैसे कि बेतवा मुख्य नदी है जो बुंदेलखंड के पठार में बहती है। इसकी सहायक नदी है धसान, केन, सिंध, है ना। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु चलती है यहाँ पे। उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। पर्यटन स्थल में देखें तो खजुराहो हो गया, ओरछा, दोवेला संग्रहालय, छतरपुर का पीताम्बर शक्तिपीठ, दतिया का, ये सब कहाँ है, बुंदेलखंड के पठार में ही आते हैं। तो अपन क्वेश्चन कवर करेंगे। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में, मध्य भारत के पठार के पूर्वी भाग में स्थित है। जिले में दतिया, टीकमगढ़, अशोकनगर, छतरपुर, इनका संपूर्ण संभाग, और सागर तथा पन्ना का कुछ भाग आता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्रेटर झील। क्रेटर झील को परिभाषित करना है। सबसे पहले तो झील क्या है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों को, जहाँ पे पृथ्वी की सतह पर गर्त हो जाते हैं उनको, जहाँ पर जल जमा हो जाए वहाँ पे, और उनको बोलते हैं अपन झील, कि वो झील है। झीलों के भी कई प्रकार होते हैं। विवर्तनिकी झील होती है, ज्वालामुखी से बनी हुई झील होती है, लैगून झील होती हैं, कुछ हिमानी द्वारा निर्मित झील होती हैं, कुछ वायु द्वारा निर्मित झील होती हैं। तो ये जो क्रेटर झील है वो ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली झील है। ज्वालामुखी क्रिया में भी 2 प्रकार की झील बनती हैं, जैसे लावा बांध या कुली झील, दूसरा लावा प्रदेश की झील। तो क्रेटर झील जो है ना, वो ज्वालामुखी क्रिया के बाद बने क्रेटर में जल भर जाने के फलस्वरूप क्रेटर झील की उत्पत्ति होती है। भारत में है अपने लोनार और पुष्कर झील, और बोलीविया में है टिटिकाका झील, है ना। तो ये क्रेटर झील का ही उदाहरण है। पृथ्वी की सतह के गर्त वाले भागों को जहाँ जल जमा हो जाता है झील कहते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से बने क्रेटर में जल भर जाने के फलस्वरूप क्रेटर झील की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में भारत की लोनार और पुष्कर झील, बोलीविया की टिटिकाका झील। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सौर्यिक स्थिरांक को परिभाषित करना है कि सौर्यिक स्थिरांक होता क्या है। सौर स्थिरांक ऊर्जा की वह मात्रा है जिससे पृथ्वी तल पर सूर्य किरणों के लंब रूप स्थित में 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल के फलक पर संपूर्ण तरंग आयामों का विकिरण प्रति मिनट निपात करता है, उसको सौर्यिक स्थिरांक कहते हैं। कैसे, पृथ्वी तल पर 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर जो विकिरण प्रति मिनट में आएंगे, सूर्य के जो विकिरण प्रति मिनट में आएंगे, वो सौर्यिक स्थिरांक कहलाते हैं। ठीक है। इसको निश्चित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था लैंगले ने किया था सन 1893 में। स्वरचित बोलोमीटर की सहायता से किया था उनने ये प्रयास, और उनने इसका मान बताया था 2.54 कैलोरी प्रति मिनट। जैसे कि बताया, प्रति मिनट में नापना है और 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर नापना है, और नापना क्या है, विकिरण, जो विकिरण आ रहे हैं सूर्य के, तो उनको उन्होंने नापा 2.54 कैलोरी प्रति मिनट। कौन थे ये,
लैंगले थे, सर्वप्रथम प्रयास किया था इन्होंने 1893 में। अगला क्वेश्चन है जलवायविक आपदाओं के प्रकार बताइए। पहले तो आपदा क्या, अचानक हो जाने वाली कोई भी विध्वंसकारी घटना जिसके कारण व्यापक क्षति हो, जान माल की हानि हो, क्या कहलाएगा, आपदा कहलाएगी। आपदा के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे जल एवं जलवायु से जुड़ी आपदाएं हो गई, भूमि संबंधी आपदाएं हो गई, दुर्घटना संबंधी आपदा, जैविक आपदा, रासायनिक आपदा, परमाणु संबंधी आपदा। जलवायु की आपदा में कौन कौन से आएंगे, तो ये अपना आंसर है चक्रवात, बवंडर, तूफान, ओलावृष्टि, बादल फटना, लू, शीतलहर, हिमस्खलन, सूखा। ये सब किस में आएंगी, जलवायविक, जो जल एवं वायु से जुड़ी हुई हैं ऐसी आपदा। ठीक है, फिर अपन लिख देंगे आपदा कई प्रकार की होती हैं, जैसे जलवायविक, भूमि संबंधी, दुर्घटना संबंधी, जैविक आपदा, रासायनिक आपदा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के चारों ओर स्थित राज्यों के नाम बताइए तथा राज्य का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार लिखें। मध्य प्रदेश कितने राज्यों से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। पूर्व में छत्तीसगढ़ है, पश्चिम में गुजरात है, उत्तर में राजस्थान है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान है, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में महाराष्ट्र है। इसके बाद उसने पूछा अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, तो मध्य प्रदेश का विस्तार लिखेंगे 21/6 उत्तरी से 26/30 उत्तरी अक्षांशी, 74/9 पूर्वी से 82/48 पूर्वी देशांतर विस्तार है। अगला क्वेश्चन है सरक्रीक क्या है। सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य एक विवादित सीमा रेखा है। गुजरात के कच्छ मार्शलैंड के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित एक पानी की एक 96 किलोमीटर लंबी पट्टी है। जल की इस धारा को मूल रूप से बाणगंगा के नाम से जाना जाता है और इसके बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद चल रहा है। सरक्रीक का नाम जो है ब्रिटिश प्रतिनिधि के नाम पर रखा गया था, ये सरक्रीक। और सरक्रीक की ये धारा पाकिस्तान के सिंध प्रांत को गुजरात के कच्छ क्षेत्र से विभाजित करती हुई अरब सागर में जाके गिरती है, जो सरक्रीक की विवादित जल रेखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में नहर सिंचाई के विकास के प्रतिकूल कारक क्या हैं। तो मध्य प्रदेश में अगर नहर सिंचाई नहीं हो पा रही है तो इसके लिए बाधक क्या है, जैसे मध्य प्रदेश में वर्षा का सीमित रूप में होना, पठारी धरातल होना, राज्य में बहने वाली नदियों में बरसात में केवल जल रहना, सिर्फ बरसात के समय में ही जल रहना, ये क्या है, प्रतिकूल कारक है जिससे मध्य प्रदेश नहर सिंचाई संभव नहीं है। किरकुक किस आर्थिक क्रिया के लिए प्रसिद्ध है। किरकुक इराक में है, खनिज तेल की अर्थव्यवस्था के लिए प्रसिद्ध है। उसके चारों ओर देश के सबसे भरे पूरे माने जाने वाले तेल के कुएं मौजूद हैं और पाइपलाइनों के जरिए भूमध्य सागर के बंदरगाहों से ये जुड़ा भी हुआ है। किरकुक जो है, वर्ष 2002 में किरकुक के कुओं से प्रतिदिन 10 लाख बैरल इराकी कच्चा तेल भूमध्य के तटीय क्षेत्र में पहुंचाया जाता था। कितना, 10 लाख बैरल में नापते। तो किरकुक इराक क्या है, खनिज तेल की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को परिभाषित करना है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज महान विभाजक पर्वतमाला, पूर्वी उच्च भूमि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी गैर समुद्री पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया में कैप्यार्क प्रायद्वीप से दक्षिण विक्टोरिया तक लगभग 3500 किलोमीटर एवं 160 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। क्या, महान विभाजक पर्वतमाला या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ये याद रखना है। दुनिया की तीसरी सबसे लंबी गैर समुद्री पर्वतमाला है। ऑस्ट्रेलिया में कैप्यार्क प्रायद्वीप से दक्षिण विक्टोरिया तक लगभग 3500 किलोमीटर एवं 160 से 300 किलोमीटर चौड़ा है। अगला क्वेश्चन है टोन्स नदी का उद्गम स्थल बताइए। टोन्स नदी सतना शहर में मैहर के पास कैमूर की पहाड़ी से निकलती टोन्स नदी, इसको तमस नदी भी बोलते हैं। इसकी लंबाई है 265 किलोमीटर। इलाहाबाद के समीप मेजा तहसील में सिरसा नामक स्थान पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, इलाहाबाद के समीप मेजा तहसील में सिरसा नामक स्थान पर गंगा में जाके मिल जाती है, तो गंगा की सहायक नदी हो गई है।
भारत में मैग्नीज के मुख्य उत्पादक राज्यों को बताइए। पहले तो भारत का स्थान मैग्नीज उत्पादन में विश्व में दूसरा है, पहला किसका है? रशिया का है। फिर भारत में मैग्नीज कहाँ कहाँ होता है? तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर क्या होता है? मैग्नीज होता है। देखा जाए तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पूरी तरह से भारत के आधे से अधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है। अगर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का मैग्नीज मिला दिया जाए तो मैग्नीज एक रासायनिक तत्व है, प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलता है, बल्कि अन्य तत्वों के साथ बने यौगिकों से मिलता है। यह एक संक्रमण धातु है। भारत में लिंगानुपात की गणना के लिए किस सूत्र का उपयोग होता है? लिंगानुपात स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का अनुपात निकालना लिंगानुपात है। फिर भारत में इसका सूत्र क्या है? तो भारत में सूत्र है स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणे 1000। मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या क्या कहलाती है? लिंगानुपात। मतलब अपने यहाँ इस तरह से सूत्र निकाला जाता है, और कई जगह पुरुषों की जनसंख्या बटे स्त्रियों की जनसंख्या गुणे 1000 करके भी निकाला जाता है। लेकिन भारत का सूत्र पूछा है, भारत का सूत्र ये है प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या। वर्तमान में देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 943 था प्रति 1000 पुरुषों पे। अब अगला क्वेश्चन है अपभू और उपभू ज्वार का अंतर स्पष्ट करना है। तो अपभू स्थिति क्या है? जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। ठीक है, जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा तो क्या हो गया? अपभू हो गया। उसका गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। जब वो पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होगा तो उसका गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से निम्न और निम्न ज्वार से ऊंचा होता है। जो ज्वार होगा वो उच्च ज्वार सामान्य ज्वार से निम्न और निम्न ज्वार से ऊंचा होता है, तथा ज्वारीय परास भी कम होता है। उससे क्या बोलते हैं? अपभू ज्वार कहते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी से निकटतम दूरी पर होता है, पृथ्वी के सागर पर उसकी ज्वारोत्पादक शक्ति सर्वाधिक होती है, जिसके कारण चंद्रमा के सम्मुख स्थिति सागरों में उच्च ज्वार होता है। ये सामान्य ज्वार से ज़्यादा होता है, 15 से 20% अधिक ऊंचा होता है। अपभू क्या होगा? सामान्य ज्वार से निम्न, निम्न ज्वार से ऊंचा। उपभू क्या होगा? सामान्य ज्वार से ऊंचा। कितना? 15 से 20%। इसे उपभू ज्वार कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त बताइए। तो विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी में से प्रशांत महासागर के वृत्त में ही पाए जाते हैं। जो पूरे ज्वालामुखी है उसमें से 2/3 कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर के वृत्त में पाए जाते हैं। इसको अपन ज्वालावृत्त या अग्निवृत्त कहते हैं। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपों और उसके चारों ओर स्थित तटीय भागों में जो ज्वालामुखी स्थित हैं उनकी बात कर रहे हैं। ज्वालावृत्त 5 प्लेटों का सम्मिलित भाग है, जहाँ पर ज्वालामुखी की क्रिया विश्व में सबसे ज़्यादा होती है। ज्वालामुखी क्रिया प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर 704 सक्रिय ज्वालामुखी हैं। कितने? 704 ज्वालामुखी सक्रिय हैं। आंसर राइट करेंगे। विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के वृत्त में पाए जाते हैं, जिसको ज्वालावृत्त या अग्निवृत्त कहते हैं। ज्वालावृत्त 5 प्लेटों का ये गलत लिखा गया, भाग है यहाँ पर होगा, जहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया विश्व में सबसे ज़्यादा होती है। अपना लास्ट क्वेश्चन है, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में थारू जनजाति रहती है? थारू जनजाति नेपाल और भारत के सीमावर्ती, जो भारत और नेपाल की सीमा है, वहाँ के तराई क्षेत्र में निवास करती है। भारत में बिहार के चंपारण जिले में और उत्तराखंड के नैनीताल, ऊधम सिंह नगर, यहाँ पे थारू जनजाति विशेषता पाई जाती है। बिहार के चंपारण पहला, तो दूसरा उत्तराखंड के नैनीताल और उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर में थारू जनजाति पाई जाती है। ये स्वयं को मूलतः सिसोदिया वंशीय राजपूत कहते हैं, अपनी सामान्य हिंदू धर्म को मानते हैं और अब नॉर्मल अपने जैसा ही विवाह वगैरह संपन्न करते हैं। पहले इनकी विवाह प्रथाएं अलग थी। तो ये था थारू जनजाति। होमवर्क के क्वेश्चन, पहला है पठार के बारे में 3 मार्कर में, और दूसरा हथनी नदी का उद्गम स्थल बताइए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। अगर आप इसमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।